मातृका कही गई। ये मातृका है क्या? मातृका शब्द कैसे पहले आया? तो मातृका शब्द मातृ शब्द से, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यदुवीर जी। जी जी, करिए करिए। हाँ, आप मुझे खाली इतना गाइड करेंगे कि वो आप सबको दिख रहा है कि नहीं, खाली वहां से। ओके ओके। मोस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग, आप शायद डिसेबल्ड किए हैं क्या? वहाँ आप अपने सेटिंग में थोड़ा देखें। मोस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। ओके, मैं देखता हूँ। हाँ, इसमें कुछ एबल करना पड़ेगा। मैं आपको होस्ट कर देता हूँ, हाँ आप हाँ, कर होस्ट कर दीजिए। देंगे। हाँ, होस्ट कर दीजिए। मैं अब शायद दिख रही होगी ना, स्क्रीन दिख रही है? हरिओम, स्क्रीन दिख रही है मेरी? कोई बोले। मेरी स्क्रीन दिख रही है यदुवीर जी? हाँ, तो ये मातृका शब्द कैसे आया, इसके विषय में थोड़ा देखेंगे। तो मूल मातृ शब्द से एक सूत्र है तद्धित प्रकरण में, आप पाणिनीय व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें एक तद्धित प्रकरण में एक सूत्र है, इवे प्रतिकृतो। उस इस सूत्र के माध्यम से प्रतिकृति अर्थ में, सादृश्य अर्थ में, माता इव, माता के जैसे, इस अर्थ में माता मातृ शब्द से कन प्रत्यय हुआ। इवे प्रतिकृत सूत्र से कन प्रत्यय हुआ, तो मात्र का शब्द आया। उससे फिर त्रित्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय करके मात्र का शब्द बना। तो मातृका का अर्थ हुआ कि माता के जैसे। माता के जैसे, माता के जैसे कहने का तात्पर्य क्या है? माता के जैसे कहने का तात्पर्य ये है कि जो मूल प्रति है, वो प्रति, उस प्रति से जब दूसरी प्रतिलिपियां होने लगेंगी, दूसरा कॉपीज होने लगेगा, तो वो प्रतिलिपि के लिए वो मूल प्रति जो है माता के जैसा है। जैसे माता अध्वदर्शन, दिग्दर्शन कराती रहती है, ये सही है, ये गलत है, दिग्दर्शन जैसे माता करती है, वैसे ही दूसरी प्रतिलिपियों के लिए मूल प्रति जो है, जिसको आधार मान के प्रतिलिपियां की जाती है, वो माता के जैसे। इसीलिए उसको मातृका बोला गया। माता इव, इस अर्थ में मातृका शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि लेखन परंपरा जब आरंभ हुई तो मूल एक प्रति जो किसी भी विषय को लिखा गया, उस विषय को फिर से अनेक रचयिता उसको प्रतिलिपिकरण किए, और धीरे धीरे वो प्रतिलिपि जो है अलग अलग तरीके से कहीं प्रक्षेप विक्षेप होके अनेक प्रतिलिपियों में वो आने लगे। तो सबसे पहला जो लेख है, सबसे पहला जो लिखावट है उस विषय का, वो उसकी मातृका है। वो उसकी मातृका है, क्योंकि सबसे पहला लेख ही माता के जैसे दिग्दर्शन कर सकती है।
और वो उसको देख के ही बाकी प्रतिलिपि हो सकती है। इसलिए ये मातृका शब्द जो है अत्यंत गंभीर अर्थ देने वाला शब्द है। इसको अगर ठीक से समझा जाए तो सही में ये जब आप संपादन करने जाएँगे किसी भी मातृका की, तो देखेंगे कि अगर मूल प्रति आपके हाथ में है, तो उसके जो प्रतिलिपियाँ हुई है, एक विषय का अनेक प्रतिलिपियाँ आपको मिल सकती हैं। मान लीजिए आप एक विषय हर्षचरितम् कहीं से आपको मूल मातृका मिली और उसका आप संपादन करना चाहें, तो आपको पहले ये अनुसंधान करना पड़ेगा कि वो उसकी और प्रतिलिपियाँ कितनी हुई है, कहाँ-कहाँ वो किस-किस लाइब्रेरी में है और वहाँ-वहाँ जाके उन प्रतिलिपि को जब आप लेंगे और मूल मातृका के साथ उसका टैली करेंगे, उसको अगर जोड़ेंगे, तो देखेंगे कि कई सारे परिवर्तन दूसरे प्रतिलिपियों में भी हो सकते हैं। तो मात्र का जो सबसे पहला वो है लेख है, वो सबको दिग्दर्शन दी है, इसलिए उसका नाम मातृका। तो ये मातृका शब्द मातृ शब्द से तद्धित प्रत्यय कन प्रत्यय होके से फिर स्त्रीत्व विवक्षा में टाप प्रत्यय होके मातृका शब्द बना। इस मातृका शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द हैं जो आज आप देखते होंगे पांडुलिपि शब्द का प्रयोग बहुत अभी हो रहा है। पांडुलिपि पांडुलिपि शब्द का मतलब ये हुआ कि पांडु मतलब श्वेत वर्ण को पांडु कहा जाता है अथवा पीत वर्ण को पीत और श्वेत दोनों वर्ण को पांडु बोला जाता है। तो लिपि जो हुई क्योंकि वो लिपि मान लीजिए वृक्ष के चर्म में लिखा गया या किसी पत्र में लिखा गया सबसे पहले जब, तो वो क्या है धीरे-धीरे नष्ट हो रहा था। तो उसमें वो मान लीजिए वो पत्ता जो है वो पत्ता हरा पत्ता है, तो उसमें वो पांडु मतलब पीत वर्ण पीला कलर में उसको लिखते थे पहले सबसे पहले। पीला कलर में उसको पीला मसी से लिखते थे, इस पीला स्याही से लिखते थे, इसलिए उसका नाम पांडुलिपि शब्द आया। अथवा बाद में जो है पीले वस्त्र में भी लिखने लगे इसलिए भी उसका नाम पांडुलिपि हुआ। पांडुलेख भी उसको बोलते हैं। पांडुलेख पांडु मतलब वही पीत वर्ण में जो लिखा गया लेख है वो पांडुलेख कहलाया। उसके बाद उसका फिर कालांतर में उसका नाम हुआ हस्तलेख। हाथ से लिखा गया, हाथ से लिखा गया, तो उसका नाम हो गया हस्तलेख। और आज जब आप अंग्रेजी शब्द जो देखते हैं मातृका के लिए अथवा पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट, ये उस हस्तलेख शब्द का शब्दानुवाद है। क्योंकि अंग्रेजी में हस्त मेनू का मतलब होता है हस्त और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लेख। तो हस्तलेख इस शब्द का शब्दानुवाद अंग्रेजी में किया गया है मैन्युस्क्रिप्ट। तो अभी निष्कर्षतः ये हुआ कि मातृका का मतलब आज के समय में हम उसको पांडुलिपि बोलते हैं अथवा अंग्रेजी में उसको मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में व्यवहार होता है। तो इस प्रकार से ये मातृका शब्द की निष्पत्ति हुई है। तो किसी भी विषय का सबसे पहला मूल जो लेख और जिसको आधार मान के प्रतिलिपियां हुई है, वो मातृका कहलाई, वो पांडुलिपि कहलाई है, वो हस्तलेख कहलाया है। कुछ इस विषय में लोग ऐसे कारिका के माध्यम से श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि मस्यादि उपकृतस्तत् तल्लिप्यक्षर समन्वितः नितः हस्तेन क्वचित् उत्कीर्णो लिखितो लेखितोऽपि वा कर्गद गुर्जताडादि पत्राणां कोऽपि संग्रहः पञ्चसप्ततिवर्षेभ्यः प्राचीनः कुलशेवति पुस्तकं कुत्रचित् पोथि कुत्रचित् ग्रन्थ इत्यपि मातृका हस्तलेखो वा प्रोक्तः पाण्डुलिपिस्तथा मस्यादि उपकृतः तत्तल्लिप्यक्षर समन्वितः। मसी आदि से सबसे पहले जो स्याही वगैरह वो पत्रों के रस से बना स्याही उसके माध्यम से जब वो वस्त्र में या पत्ते में वो लिखना आरंभ किए तो मस्यादि उपकृतः तत् लिपि अक्षर समन्वित अक्षर के माध्यम से कई सारे लिपियां उस समय विकास हुई
हैं, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, देवनागरी बाद में हुई है, नागरी लिपि सबसे पहले, ब्राह्मी, खरोष्ठी, नेवारी इत्यादि अनेक लिपियाँ हुई है। तो उन लिपियों के माध्यम से, लिपि मतलब क्या होता है? वो एक संकेत है, आपके विषय, आपके मन अंतर्गत, आपके मन में जो विषय है, उसको प्रकाशित करने के लिए जो माध्यम है, स्याही आदि से लिपि रूप में परिवर्तित होके जो अक्षर बना, और हस्तेन क्वचित उत्कीर्णो लिखित लेखितो विवा, कदाचित वो हस्तेन उत्कीर्ण, जो जिस समय वो प्रस्तर लेखन का काल था, उस समय जो है वो हाथ से ही खुरद खुरद के वो पत्थरों में लिखी जाती थी, अथवा जब भुर्ज पत्र में, ताड़ में लिखने की जो परंपरा आरंभ हुई, उसमें भी जो है उस पत्ते को सुखा के वहां खुरद खुरद के लिखने की परंपरा आरंभ। वही बोल रहे हैं कि कर्गद भूर्ज ताड़ादि पत्राणाम कोपि संग्रह, इसको मातृका कहा जाता है। तो बोल रहे हैं कि कर्गद भूर्ज ताड़ादि पत्राणाम कोपि संग्रह, भूर्ज पत्र का, पत्र में लिखा गया कोई विषय हो, ताड़ प्रत्यय में लिखा गया कोई विषय हो, अथवा आज के परंपरा में जब धीरे धीरे ये परंपरा विकसित हुई है, तो कागज में लिखने की जो परंपरा हुई, उसमें जो कोई संग्रह है, जो अप्रकाशित है, जो विषय अभी तक नहीं है, और वो कितना साल पुराना होना चाहिए, किसको आप मैन्युस्क्रिप्ट कह सकते हैं, किसको आप पांडुलिपि कह सकते हैं, किसको आप मातृका कह सकते हैं। तो 75 वर्षेभ्यः प्राचीनः कुलशेवती, 75 साल से पहले के कोई लिखा हुआ अगर विषय आपके सामने उपस्थित है, और वो विषय आज समाज के सामने नहीं है, अध्ययन अध्यापन परंपरा में नहीं है, और उस विषय को आप संपादित कर रहे हैं, तो वो मातृका, वो पांडुलिपि कहलाएगी। पुस्तकम कुत्रचित पोथी, कुत्रचित ग्रंथ इत्यपि, कहीं उसको पुस्तक कहा गया, कहीं उसको पोथी, आज भी मिथिला में पोथी शब्द का व्यवहार होता है। बहुत ही अत्यंत हर्ष का विषय है। ये प्राचीन शब्द का प्रयोग आज भी यहाँ जनमानस करते हैं। तो पुस्तकम कुत्रचित, पोथी कुत्रचित, कहीं पोथी कहा गया, ग्रंथ कहीं ग्रंथ कहा गया है, मातृका हस्तलेखो लेखो वा, कहीं मातृका इसको कही गई, कहीं हस्तलेख कहा गया, पांडुलिपि तथा तथा उसको पांडुलिपि भी कहते हैं। तो इस प्रकार से मातृका जो सबसे पहले विषय को संरक्षण करने के लिए जो प्रयास किया गया, जो लिपि के माध्यम से प्रयास किया गया संरक्षण करने के लिए, वो मातृका शब्द में व्यवहार है। और वो 75 साल से पहले कोई भी अगर ऐसा विषय वस्तु आपके सामने उपस्थित है, तो आप उसको आप पांडुलिपि या मातृका कह सकते हैं। तो भूर्ज पत्र में आप अभी भी मिथिला में खास करके, क्योंकि यहाँ अनेक शास्त्रों की उत्पत्ति हुई है, खास करके नव्य न्याय की परंपरा यहाँ पुष्कल है। तो अभी भी आप अगर मधुबनी की तरफ जाएँगे, तो कई ऐसे ग्राम हैं जहाँ प्राचीन जो आचार्य हुए हैं, चाहे गंगेश उपाध्याय हैं, वाचस्पति मिश्र हैं, या इधर आप समस्तीपुर की तरफ चले जाएँगे तो करियन एक गाँव है, वहाँ उदयन आचार्य हुए हैं। तो वो सब जो लिखे हैं आज से 1000 साल पहले, अ, उन विषयों के कुछ विषय तो सामने आ गए हैं, लेकिन कुछ विषय अभी भी शायद कहीं न कहीं छुपी हुई है, वहाँ खोज करने पर कदाचित मिल भी सकती है। तो अ, ऐसे विषयों को आप लोगों को आज के समय में, आज क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना आगे चला गया है, तो अगर आप लोग उन विषयों को उद्धार करके लाएँ, जो विषय आज से 1000 साल, 1500 साल पहले लिखी गई है, उस उन विषयों का अगर प्रकाश हो, लोग पता चले कि एक शास्त्र में ऐसे भी विषय लिखा गया है, जो अभी तक नहीं किसी को पता है, तो उन विषयों का अगर उद्धार हो, तो बहुत ही अच्छा है, समाज के लिए उपयोगी है। तो आपके लिए एक बड़ा टास्क है, खास करके मिथिला के लोगों के लिए बड़ा एक टास्क है कि जो प्राचीन परंपरा, लेखन की परंपरा यहाँ चली है, जो विषय अभी तक उजागर नहीं हुए हैं, उन विषयों का पुनरुद्धार करना मूल लक्ष्य होना चाहिए आप लोगों का, जिसके माध्यम शास्त्रों के जो शास्त्रों का जो विषय है, वो सबके सामने आ सके। चलिए, तो इस प्रकार से मातृका शब्द जो है, जो सबसे पहली प्रतिलिपि जो लेखक के द्वारा लिखी गई, वो मातृका शब्द है।
और उसके बाद अनेक सारे प्रतिलिपियां हुई है। उन प्रतिलिपियों, अगर वो 75 साल से पहले है तो वो भी मैन्युस्क्रिप्ट हस्तलिपि कही जा सकती है। अब तक अगर प्रकाशित नहीं हुई हो तो। प्रकाशित हो जाने के बाद फिर वो पांडुलिपि नहीं कहलाए। 75 साल से पहले कोई संग्रह है आपके पास और वो अब तक प्रकाशित नहीं है तो आप उसको पांडुलिपि कह सकते हैं और उसका आप संपादन आगे शोध विषय में कर सकते हैं। ये विषय को ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि कई विषय ऐसे हैं कि आज से 30-40 साल पहले भी विषय लिखा गया होगा। हमेशा लेखन लेखन की परंपरा भारत में चलती आई है और मान लीजिए 50 साल पहले स्वतंत्रता के आसपास या स्वतंत्रता से कुछ समय पहले लिखा गया कोई विषय है जो कि प्रकाशित नहीं। अब आप उसको अगर प्रकाशित करना चाहेंगे तो ठीक है, लेकिन वो पांडुलिपि पद व्यवहार नहीं होगा उसका, क्योंकि ये नियम किया गया है कि पंचसप्तति वर्षीय अ, अभी मान लीजिए पंचसप्तति 75 साल से पहले का जो विषय है वो पांडुलिपि आप उसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से पांडुलिपि का सामान्य परिचय है। तो किस प्रकार से आपका पांडुलिपि कैसे विकास हुई है वो है। एक मूल प्रति है, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? दिख रही है, दिख रही है। हाँ। तो मूल प्रति है कोई विषय, जो मान लीजिए भास नाटक चक्रम है, भास के अनेक 12-13 नाटक हैं, वो इतने सालों तक वो जो है लुप्त होके रहा। अब हाल ही में कुछ ही साल पहले उसका पुनरुद्धार हुआ है केरल में और उसका जो है पुनः मुद्रण हुआ है। खास कितने पहले उसको लिख के गए, पर वो लुक्कायित अवस्था में थी। अब धीरे-धीरे जाके कुछ साल पहले उसका प्रकाशन हुआ है। वो पांडुलिपियाँ सब मिली और उसका प्रकाशन। तो जो सबसे पहले उपदेष्टा है, जो उपदेश किया है, जो उसको पहले लिखा है, अक्षर विन्यास किया है उसका, वो मूल प्रति। मान लीजिए उस मूल प्रति के 2 प्रतिलिपियाँ हुई, एक एक्स प्रतिलिपि, एक वाई प्रतिलिपि। मान लीजिए मूल एक लेखक हैं, उनके 2 शिष्य हुए हैं या 2 उनके अनुयायी हुए हैं, वो उस मूल प्रति का 2 प्रतिलिपि, एक्स एक प्रतिलिपि किया और वाई ने एक प्रतिलिपि। फिर वो एक्स का जो मनुष्य था, वो उसके फिर अनुयायी हुए, तो वो 3 अलग-अलग प्रतिलिपि और वाई के 2 मान लीजिए अनुयायी थे। एक उदाहरण के तौर पे मैं बोल रहा हूँ यहाँ। तो ये कह के मतलब ऐसे, तो एक ही प्रति था, एक ही विषय था और उसके कितने भेद हो गए देखिए। मूल प्रति का पहले एक्स वाई रूप से 2 भेद हुआ, फिर एक्स रूप में 3 भेद हुआ और फिर वाई का 2 भेद हुआ। इस प्रकार से एक हाँ, तो एक मूल प्रति, उसके अनेक प्रतिलिपियाँ हुई। उन अनेक प्रतिलिपियों में अब आप देखेंगे कि मान लीजिए भास का मध्यम व्यायोग नाटक है, मान लीजिए। वो मूल प्रति था, उस मूल प्रति के 2 प्रतिलिपियाँ हुई हैं। 2 अलग-अलग प्रतिलिपि हुई है। मान लीजिए एक प्रतिलिपि गुजरात में हुई है और एक प्रतिलिपि जाके केरल में। तो केरल की जो प्रतिलिपि है, उस केरल की प्रतिलिपि में फिर 3 प्रतिलिपियाँ और गुजरात की प्रतिलिपि में 2 प्रतिलिपि। तो उन प्रतिलिपियों का अब समाहार अगर आप संकलन करेंगे, तो देखेंगे कि हर एक प्रतिलिपि में कुछ ना कुछ आपको अलग-अलग तथ्य मिलेगा। वो उच्चारणगत कुछ वर्णों का हो, कुछ मात्रागत भेद हो, कुछ शब्दगत भेद हो, कुछ अक्षरगत भेद हो, कुछ ना कुछ भेद। इसलिए आप जब पढ़ते होंगे भगवत गीता ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, एक पुस्तक में जो है दूसरे पुस्तक में लगभग 99% तो सेम ही है, लेकिन कहीं-कहीं स्थलों में अक्षर का व्यत्यय मिलता है। कहीं शब्द आगे हैं, कहीं पीछे हैं, कहीं च है तो कहीं पी है। तो इस प्रकार से कुछ जब संपादक संपादन किए हैं, तो कुछ अपने जो प पांडुलिपि में जो विषय सही से दिखी नहीं,
क्योंकि अक्षर वो तो बहुत पुरानी होगी पांडुलिपि, तो सभी विषय ठीक से दिखे ये भी जरूरी नहीं है। तो संपादन अपने मेधा के बल पे, अपने बुद्धि के बल पे वहां कुछ शब्दों का संयोजन किए, तो ऐसे में प्रतिलिपियों में कुछ भेद आने लगे। तो इसलिए हम बोलते हैं और हम जब पढ़ते हैं और गुरुजी पढ़ाते हैं, कहीं अगर गुरुजी के पुस्तक में च है और मेरे पुस्तक में अपी है, तो मैं बोलूँगा कि गुरुजी ये तो अपी है यहाँ। वो बोलेंगे नहीं मेरे पाठ में तो च है, तो फिर वो समझाते हैं कि ये पाठ भेद है। मतलब अन्य संपादकों के द्वारा संपादित होने के कारण कहीं अर्थों में बहुत ज़्यादा भेद नहीं आएगा उसमें, लेकिन वो जो अक्षर विन्यास है, कुछ ना कुछ भेद वहाँ आ ही जाता है। तो इस प्रकार से आप एक प्रसिद्ध श्लोक मालती माधवम नाटक है भवभूति का, आप सुने ही होंगे, आप लोग पढ़े ही हैं। ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञा जानन्ति ते तान् प्रतिनैषयत्नः उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समान धर्म कालो ह्ययं निरवधिः विपुला च पृथ्वी। तो एक पाठ है उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समान धर्म, और एक पाठ है उत्पत्स्यते तु मम कोऽपि समान धर्म। तो एक जगह उत्पत्स्यतेस्ति मम कोऽपि समान धर्म और एक जगह है उत्पत्स्यते तु मम कोऽपि समान धर्म। तो आप देखिए यहाँ अर्थ में बहुत भेद नहीं है या छंदोभंग भी नहीं हुआ है, लेकिन पाठ भेद है। आप अभी भी अपने लाइब्रेरी जाएं तो देखिएगा, कुछ ग्रंथ में उत्पत्स्यतेस्ति मम कोऽपि समान धर्म शब्द होगा और कुछ ग्रंथों में उत्पत्स्यते तु मम कोऽपि समान धर्म। तो इस प्रकार से पाठ भेद हुए, क्योंकि प्रतिलिपिकरण जब हुआ तो अन्य अन्य लोगों के द्वारा जब वो प्रतिलिपिकरण हुआ, तो वहाँ कुछ अक्षिगत त्रुटि के माध्यम से हो अथवा वो वर्ण ठीक से दिखाई नहीं दिया हो, तो उस विषय में कुछ शंका जब हुई, तो संपादक अपने मेधा को व्यवहार करते हुए वहाँ ये हो सकता है, ये शब्द हो सकता है, ये वर्ण हो सकता है, ये अक्षर हो सकता है, ऐसा मान के वहाँ अस्ति, तु इत्यादि का प्रयोग किए, जिससे छंदोभंग भी ना हो, पाठ में बहुत अर्थ में भी बहुत भेद ना हो। ऐसा कह के प्रतिलिपियों में कुछ-कुछ भेद आना शुरू। तो ये मातृका संपादन करने से पहले सबसे पहले आप जिस मातृका का संपादन करने जाएँगे, उस मातृका के कितने प्रतिलिपियाँ हुई है, ये पहले सबसे पहले ध्यान ये देने योग्य बात है। उसके लिए व्यवस्था है, आप ज़रूर कैटलॉग्स बने हुए हैं। आजकल तो हमारे समय में तो इतना बहुत ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग नहीं था। धीरे-धीरे अब तो इंटरनेट का इतना, तो आपको इंटरनेट के माध्यम से ही कैटलॉग सब मिल जाएँगे कि एक मैन्युस्क्रिप्ट है मान लीजिए, उस मैन्युस्क्रिप्ट के प्रतिलिपि जो कॉपीज़ हुए हैं, वो किस-किस लाइब्रेरी में संरक्षित है मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में, वो आप खोज सकते हैं। और वहाँ जाके उन प्रतिलिपियों को प्राप्त करके फिर आप मूल प्रतिलिपि के साथ टैली करेंगे और सबसे ज़्यादा जो प्रमाणित प्रतिलिपि मिले, आप उसका संपादन कर सकते हैं। ये एक प्रक्रिया है प्रतिलिपि संपादन करने का, मातृका संपादन करने। मातृका संपादन करते वक़्त कुछ ऐसे दोष हो सकते हैं जिसको ध्यान देना आवश्यक है। कुछ मैं संग्रह किया हूँ। सदृशाक्षराणां तथा मात्राणां च विषये भ्रांति। समान अक्षर कहीं होते हैं प्रतिलिपियों में, मातृकाओं में, तो वहाँ कहीं भ्रांति हो जाती है। जैसे स और म में बहुत ज़्यादा वो लिखने में बहुत ज़्यादा भेद नहीं पता चलता है, तो कहीं स की जगह म का भी लेखन हो गया होगा या म की जगह स का भी लेखन हो गया होगा। तो इस विषय को थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। वैसे ही ध और घ, इसमें भी बहुत ज़्यादा भेद नहीं दिखता है, तो कहीं ध के स्थान पे घ का संग्रह कर दिया गया होगा, उसको भी थोड़ा ध्यान देना। जब ये मातृका संपादन आप करने जाएँगे तो ये छोटे-छोटे विषय हैं, इन विषयों को थोड़ा ध्यान देना। कहीं मी है और वहाँ मो के रूप में, क्योंकि लेखन में कहीं किसी के द्वारा अ, दीर्घ इकार को ओ के जैसे लिखने के मान लीजिए उसका अभ्यास है, तो कहीं मी को मो जैसे भी पढ़ा जा सकता है। तो ये दोष होने की संभावना है। साधारण सादृश्येन पदानां विकृततया लेखनम्। समान पदों
का जैसे अभी मैं बोला कि उत्पत्स्यते स्ति, कहीं है उत्पत्स्यते तु, अर्थ में बहुत भेद नहीं है, पर वहाँ विकृति तो जरूर आई है, कहीं अस्थि है और कहीं तू है। तो मूल लेखक क्या लिखे हैं, भवभूति मूल लेखक क्या लिखे हैं, वो उत्पत्स्यते लिखे हैं या उत्पत्स्यते तू लिखे हैं, ये ध्यान देने योग्य बात है। तो जहाँ मातृका में आधिक्य में आपको अस्थि दिखे, तो वो अस्थि ही प्रामाणिक माना जाएगा। अगर तू ज्यादा दिखे तो वो तू ही प्रामाणिक माना जाएगा। तो इस प्रकार से इस दोष को भी थोड़ा ध्यान देना योग्य, क्योंकि आप रिसर्च आगे करेंगे तो इन छोटे-छोटे विषयों का ध्यान देना आवश्यक है। अपयोजनम, कुछ अपने ओर से भी संपादक कुछ शब्दों का योजन कर देते हैं। आप धीरे-धीरे उसका अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि कुछ शब्द अलग एक्स्ट्रा जुड़ गया है, प्रक्षेप हो गया है और कहीं अपविभाजनम, कहीं कुछ शब्दों को हटा भी दिया गया होगा। हाँ, तो इस विषय को भी थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। जब आप उसका संपादन करेंगे, उसका टेक्सचुअल एडिटिंग करेंगे, तो उस समय इन विषयों को ध्यान देना आवश्यक है। वर्ण पद वाक्यानां स्थान व्यत्ययः, वर्ण पद या वाक्यों में आगे पीछे कर देना, पदों को आगे पीछे हो जाते हैं। कुछ प्रतिलिपियों में जो शब्द आगे है, दूसरे प्रतिलिपि में वो शब्द पीछे भी हो सकते हैं। तो इन विषयों को भी थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे प्रामाणिक कौन है कि भाई अपि जो है सबसे पहले होगा कि वो बाद में होगा, ये ध्यान देना योग्य है। संस्कृत लेखनानां प्राकृते प्रांतीय भाषासु च विकृततया तद्वैपरीत्येन च लेखनम्। प्राकृत भाषाओं का प्रयोग नाटकों में हुआ है। तो जब संस्कृत में उसको लिखते हैं तो कुछ प्राकृत भाषा का भी प्रभाव संस्कृत में आ गया है, जो मूलतः संस्कृत शब्द नहीं हो सकते हैं। तो उन विषयों को भी थोड़ा ध्यान देना है। कुछ प्रांतीय भाषा का भी प्रभाव संस्कृत लेखों में संस्कृत जो पांडुलिपियों में आ गया है, तो उन विषयों को भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उच्चारणजन्य दोषाः, उच्चारणगत दोष भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। प्रांत भेद से उच्चारण भेद भी हो जाते हैं। हर एक प्रांत का अ, अपना एक उच्चारण शैली, उसको हम दोष नहीं मान सकते, वो अपना-अपना शैली है। अ, लेकिन जब संस्कृत में वो उच्चारण करेंगे तो ज़रूर वो दोषयुक्त कहलाएगा। तो उस विषय को थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। कहीं त का च उच्चारण हुआ, कहीं अनेक प्रकार से भेद है, कहीं न का ण उच्चारण किया जाता है। तो इस प्रकार का जो उच्चारणगत दोष है, उन विषयों को भी ध्यान देना। जब मात्र का आप संपादन करने जाएँगे, तो उन विषयों का भी ध्यान देना आवश्यक है। अनवधानजन्य दोषाणां परिष्करण यत्नाः प्रक्षेपः। अनवधान से असावधानता से कुछ दोष वहाँ उत्पन्न हुए हैं, तो उसको जो आगे संपादक है, जो बहुत विश्वजीत मिश्र जी थोड़ा आराम ले रहे हैं, सो रहे हैं लग रहा है। चलिए। अनवधानजन्य दोषाणां परिष्करण यत्नाः प्रक्षेपाः। तो देखिए ये सब विषय आप लोगों को थोड़ा बहुत बोर लगता हो, लेकिन बहुत उपयोगी विषय है। इन विषयों को आप अवश्य मनन करें, क्योंकि आपके शोध में यही सब विषयों को ध्यान देना योग्य है। क्योंकि अध्ययन जितने किए हैं वो तो अध्ययन कर लिए हैं और भी आगे करना ही है। लेकिन जो अधीत विषय है, उस अधीत विषयों को कैसे अनुसंधान किया जाए, कैसे उसको और बढ़ाया जाए, विकास कैसे किया जाए, उसके लिए इन विषयों को ध्यान देना, क्योंकि रिसर्च का टेक्निक्स अगर आपको नहीं पता होगा, तो आपका जो शोध है वो परिपक्व नहीं होगा और कदाचित वो रिजेक्ट होने की भी संभावना हो सकती है। तो इन विषयों को थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। चलिए, तो इस प्रकार से मात्रिका संपादन में कुछ ऐसे संभावित दोष हो सकते हैं जिनको आप अगर संपादन करने जाएँ, तो इन विषयों का ध्यान ज़रूर रखें। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। अ, तत्र महावीरचरितम् इति नाटकं। तत्र महावीरचरिते एकस्मिन् पाठे तावत् स्वस्थाय इति पाठः अस्ति। अपरस्मिन् पाठे तावत् स्वच्छाय इति पाठः अस्ति। एवं स्थाने छ इत्यस्य पाठोऽपि दृश्यते। अर्थभेदः महान् न भवति। सामान्यतया भावार्थः सम्यगेव भवति। परन्तु व्यत्यासः तत्र दृश्यते। कुत्रचित् स्वस्थाय, अन्यत्र स्वच्छाय।
एवं च तत्र प्रतिषु कीदृशः वर्ण निवेशो वर्तते इति सः परीक्षणीयः। एकत्र महादोषो इति प्रयोगः, अन्यत्र महादासो इति प्रयोगः। एवं च एकत्र आकारः चेत् अपरत्र ओकारः दृश्यते। एतादृशदोषः लघुदोषः भवितुम् अर्हति। एकत्र वाक्यनिष्यन्द इति प्रयोगः, अपत्र वाक्यनिष्पन्द इति प्रयोगः। निष्यन्द निष्पन्द एते लघु लघु दोषाः। कल्पापाय इति एकत्र पाठः दृश्यते, अपरत्र कल्याणाय इति पाठः दृश्यते। पकारस्थाने नकारस्य प्रयोगो दृश्यते। एवं एते दोषाः इति न, एते पाठभेदाः अवश्यं मनसि धर्तव्याः भवन्ति। एतादृशाः भेदाः यदा भवन्तः मातृकासम्पादनं कर्तुं गच्छन्ति, तदा मातृकासम्पादनवेलायाम् एकस्याः मातृकायाः प्रतिलिपयः मन्यन्तां चतस्रः प्रतिलिपयः वा षट् प्रतिलिपयः सन्ति भवतां हस्ते। षट्सु अपि प्रतिलिपिषु तत्र एते भेदाः कदाचित् दृश्येरन्। अतः यः पाठः अधिकतया उपलभ्यते स पाठः प्रामाणिकः इति मन्तव्यम्। अतः अस्मिन् विषये भवतां ध्यानं स्यात्। रामायणे अपि एवं विधाः भेदाः दृश्यन्ते। एकस्मिन् पाठे तावत् ये मत् विषयवासिनः इति प्रयोगः अस्ति, अपरत्र ये मत् विषवासिनः इति। पश्यन्तु, तत्र विषयवासिनः इति प्रयोगः, अपरत्र ये मत् विषवासिनः, यकारः लुप्तः तत्र। सम्पादकभेदेन पाठभेदोऽपि सञ्जातः। एते विषयाः अपि ज्ञाताः। तथैव महावीरचरिते अन्यत्रापि ज्ञानेन चान्यो, एक पाठ में ज्ञानेन च अन्यः ऐसा है, और एक पाठ में ज्ञानेन च नान्यः, ये पूरा विपरीत अर्थ आ गया है। तो ज्ञानेन चान्यः है और एक पाठ में ज्ञाने च नान्यः। क्योंकि छंदों का तो कोई दोष नहीं है, लेकिन कदाचित अर्थ परिवर्तन भी होने की संभावना हो सकती है। एक जगह देखिए महापुरुष संरंभो ऐसा प्रयोग है, और दूसरे जगह जो है महापुरुष समारंभो ऐसा प्रयोग है। तो ये कुछ उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऐसे आप मातृका के विषय में और भी अध्ययन करेंगे तो उसमें अनेक ऐसे तथ्य मिलेगा आपके सामने, जो सारे विषयों को आप जब मातृका संपादन करने जाएंगे तो उन विषयों का ध्यान देना आवश्यक है। महाभारत में एक प्रयोग है अभ्यसूययाम, और एक पाठ में है अभ्यसूयाम। तो इन दोनों में पाठ भेद देखने को मिलता है। ये कुछ पाठ भेद, कुछ पदगत स्थान व्यत्यय। हमें दोष में ये बताया था कि कुछ पदों में उलटफेर है, तो कोई पद आगे है तो कोई पद पीछे है, अन्य अन्य प्रतिलिपियों। जैसे रामायण में एक प्रयोग है इदम वचनम ब्रवीत, और दूसरे पाठ आप देखेंगे तो वचनम त्विदम ब्रवीत। छंदों का तो कोई दोष नहीं है यहाँ, लेकिन वचन शब्द जहाँ पहले पाठ में दूसरे शब्द था, यहाँ पहला शब्द बन गया हो। तो एक पाठ है तस्मिन् काले सह त्वया, और एक पाठ है तस्मिन् काले त्वया सह। अर्थ भेद नहीं है या शब्द भेद भी यहाँ नहीं है, लेकिन पदों का व्यत्यय है, पदों का क्रम व्यत्यय है, व्यत्यास है। तो ये जब आप संपादन करने जाएंगे तब इन विषयों को ध्यान देना आवश्यक। महाभारत में एक प्रयोग है धार्यते यद द्विजातिभिः, और एक पाठ में है यद धार्यते द्विजातिभिः। तो ऐसे कुछ पांडुलिपियों में, क्योंकि एक मूल पांडुलिपि है, उस मूल एक अगर प्रति आपको है तो उस एक प्रति में आप सही तरह से संपादन नहीं कर सकते। उस पांडुलिपि के अनेक भेद जो होंगे, अनेक प्रतिलिपियां जो होंगे, उन सभी प्रतिलिपियों का संग्रह करके फिर आपको जब आप संपादन करने बैठेंगे तो जो निष्कर्षतः आपके सामने संपादित होकर पुस्तक आएगा वो सर्वतोपरि प्रामाणिक माना जाएगा। क्योंकि आप इससे पहले जो पांडुलिपियां हुई उन सभी पांडुलिपियों का अध्ययन करके, ठीक से मनन करके, ठीक से निरीक्षण करके, ठीक से उसको हर एक
पद वर्ण को परीक्षण करके आप एक निष्कर्षतः एक जिसको बोलते हैं फुल पैकेज, ऐसा एक आप सबके सामने रखेंगे। तो आपका जो संपादित पुस्तक होगा, वो सबसे प्रामाणिक माना जाएगा, क्योंकि इससे पहले जितने भी ग्रंथ हुए होंगे, उन सभी ग्रंथों का समीक्षण करके आप उस ग्रंथ का संपादन किए होंगे। तो ऐसे अनेक विषय हैं मातृका के विषय में। कालांतर में और भी विषय हम चर्चा करेंगे। और ख़ास करके मिथिला में हम लोग हैं, तो यहाँ हम लोगों की ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पांडुलिपियाँ हैं आपके यूनिवर्सिटी में, मिथिला शोध संस्थान में। और ख़ास करके अभी भी उन गाँवों में आप जाइएगा, उधर मधुबनी की तरफ जहाँ वाचस्पति मिश्र जी का ठाड़ी, अंदरा ठाड़ी या करियन गाँव है, आपके उदयन आचार्य का। इन गाँव में या महिषी चले जाइए मंडन मिश्र का। तो इन गाँव के तरफ जाएँगे तो कदाचित आपको पुराने कुछ लिपि पोथी जिसको बोला जा सकता है, वो मिल सकती है। तो उसका संपादन अगर आप करेंगे तो ये संस्कृत जगत के लिए एक उपकार का विषय होगा। और सबसे पहले लेकिन आप उन लिपियों का अभ्यास कीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि उस समय वो देवनागरी में ही लिखे हों, क्योंकि मिथिला का जो अक्षर है वो तिरहुत लिपि है। आप लोग सब जानते होंगे तिरहुत लिपि या कैथी जिसको बोला जाता है। मैथिली भाषा का जो लिपि है, मूल लिपि उसका तिरहुत लिपि है अथवा कैथी लिपि है। आज देवनागरी में लिखी जाती है, लेकिन मैथिली भाषा का सबसे पहली जो लिपि है वो तिरहुत लिपि और कैथी लिपि है। तो इन लिपियों का अभ्यास आप ज़रूर करें। और जिससे जो प्राचीन ग्रंथ अगर आपको मिले, क्योंकि आप मिथिला शोध संस्थान जाएँ करीब 8,000 या 12,000 कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो बहुत सारे कैथी लिपियों में और तिरहुत लिपि में वो है। तो उन ग्रंथों का संपादन करें आप लोग। आपके यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स होंगे, तो पहले लिपि अभ्यास करें, फिर इन विषयों को ध्यान दें जो विषय हमने चर्चा की, तो आप एक अच्छे मातृका के संपादन करने में समर्थ होंगे। मुझे लग रहा है कि समय अब हो रहा है, तो यहीं हम विराम देना चाहेंगे। अगर आप लोगों के मन में कोई जिज्ञासा हो, तो आप अवश्य पूछें मातृका के विषय में। नमो नमः। हाँ, धन्यवादः। अत्यन्तं सरलया भाषया, अत्यंत ही सरल भाषा से आपने महत्वपूर्ण विषय का उपस्थापन किया है। हमें आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि सभी शोधार्थियों ने इस पाठ का अत्यंत रुचिपूर्वक ग्रहण किया होगा। यदि किसी को संदेह है, कुछ पूछना है, तो आप हैंड रेज करें और हम आपको अनम्यूट कर देंगे, अनम्यूट होने की अनुमति दे देंगे। क्योंकि होता क्या है कि एक साथ सब लोग बोलने लग जाते हैं, जिससे समझ में नहीं आता है कौन क्या पूछ रहा है। दीपक कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं उनको ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। अनम्यूट करता हूँ। दीपक वात्स्य है क्या? हाँ, वो दीपक बात। वो अभी शोध में प्रवेश लिया है? जी जी जी। हाँ, अच्छी बात। तो हमारे परिचित हैं, चिर परिचित हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ दीपक जी, आपको मैंने अनम्यूट होने की, हाँ पूछिए। हाँ गुरुजी, नमांसि गुरुजी। हाँ, नमो नमः। हाँ। गुरुजी, व्याकरणे अपि तथा पाण्डुलिपयः न अत्र प्राप्तुं शक्यन्ते खलु? एवम्, एवम्, एवं। बह्व्यः पाण्डुलिपयः सन्ति। विशेषतः तत्र मिथिलाशोधसंस्थानमस्ति खलु? आम्। तत्र प्रायशः 12,000 पाण्डुलिपयः सन्ति तत्र। एकदा तत्र अवश्यं गच्छन्तु भवन्तः। ओहो। प्रायशः तत्र तन्त्रविषयकाः पाण्डुलिपयः, न्यायविषयकाः पाण्डुलिपयः, व्याकरणविषयकाः पाण्डुलिपयश्च अधिकतया सन्ति। प्रायशः 80% पाण्डुलिपयः तन्त्रसम्बद्धाः, व्याकरणसम्बद्धाः, न्यायसम्बद्धाः सन्ति।
अवश्यं तत्र गच्छन्तु, पश्यन्तु। किञ्च भवान् तु तत्र मिथिलादेशीयः, किञ्च भवान् तत्र निवसति खलु, आम् झञ्झारपुर पार्श्वे, झञ्झारपुर पार्श्वे। आम् लगमायां। एवं झञ्झारपुर पार्श्वे एव खलु। आम् 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 ततः अन्ध्राठाडी नातिदूरे वर्तते खलु। आम् तत्र वाचस्पतिमिश्राणां गृहमस्ति। तत्रापि गत्वा एकवारम् अवश्यं निरीक्षताम्। यतोहि तत्रापि अनेकाः पाण्डुलिपयः भवेयुः, याः पाण्डुलिपयः एतावता प्राकाश्यं न गताः। अतः अवश्यं तत्र व्याकरणगताः बह्व्यः पाण्डुलिपयः सन्ति। पुणे यूनिवर्सिटी मध्ये, अनन्तरं बोरी भण्डारकर इन्स्टिट्यूट्, अनन्तरं वडोदरा इन्स्टिट्यूट्, अनन्तरं तत्र चेन्नै मध्ये अस्ति। सर्वत्रापि सन्ति। तत्र प्रयासः भवद्भिः विधातव्यः। किञ्च एकस्याः लिप्याः, एकस्याः मातृकायाः प्रतिलिपयः कियत्यः सञ्जाताः इति सोऽपि विषयः ध्यातव्यः। ताः सर्वाः अपि पाण्डुलिपयः सङ्गृह्य यदि प्रकाश्यते, तदा भवतां प्रकाशनं, भवतां यत् अनुसन्धानं भवति तत् प्रामाणिकं भवति। अन्यथा एकां पाण्डुलिपिं गृहीत्वा यदि भवान् तत् प्रकाशयितुम् इच्छति, तद् अनुसन्धातुम् इच्छति, तदानीं तत् प्रामाणिकम् इति कदाचित् न मन्येत। अतः एकस्य विषयस्य यदि अनेका कति लिपयः सञ्जाताः इति आदौ अनुसन्धेयाः, ताः सर्वाः समाकलय्य च प्रकाश्यन्ते चेत् तदानीं तत् प्रामाणिकम् इति उच्यते। पूज्य, तासां प्रतिलिपीनां प्राप्तये कश्चन किञ्चित् लिङ्क् इत्यादिकं भवति वा? आन्लैन् न भवति, तद् संरक्षितं भवति ग्रन्थालयेषु। तत्र गत्वा तत्र बॉण्ड् पेपर् भवति, विलिख्य कुत्रचित् धनं दत्वा अथवा कुत्रचित् तावत् जेराक्स् स्वीकर्तुं शक्यते, प्रतिलिपिं स्वीकर्तुं शक्यते। तत् तथा न दीयते। तत्तु पाण्डुलिपि नाम अस्माकं धरोहर इति उच्यते खलु, हेरिटेज् इति उच्यते। अतः तत् इंटर्नेट् मध्ये नोपलभ्यते। ग्रन्थालयेषु संरक्षिताः सन्ति। तत्र तत्र गत्वा भवन्तः चेन्नै गच्छन्तु, वडोदरा गच्छन्तु, भवतां विश्वविद्यालये सन्ति पाण्डुलिपयः। तत्र तत्र गत्वा तेषाम् अनुमतिं च स्वीकृत्य प्राप्तुं शक्नुवन्ति। इंटर्नेट् मध्ये न लभ्यते। एवम्। अन्यः कश्चित् हैण्ड् रैस् कुर्यात्। अस्तु, मन्येऽहं सर्वेभ्यः अवसरः अस्ति इदानीं। सर्वे प्रष्टुं शक्नुवन्ति। कः पृच्छति इदानीं? अस्तु, नास्ति तर्हि मौनं द्विविधं भवति। एवम् एवम्। किञ्चित् पृच्छति, किञ्चिदपि न अवगतम्। एवम्, अत्यन्तम् अवगतं चेदपि मौनं, किमपि नावगतं चेदपि मौनम्। अतः अहं मन्ये प्राथमिकदशायां सन्ति। एवम्। अस्तु, तर्हि अद्यतनीया इयं कक्षा अत्रैव विरमति। भवतां कृते महान् धन्यवादः। भवन्तः अत्र आगत्य अस्माकं शोधछात्रान् शोधछात्रान् उपदिष्टवन्तः। अतः भवद्भ्यः पौनःपुन्येन धन्यवादाः वितीर्यन्ते, पौनःपुन्येन च प्रणामाः निवेद्यन्ते। धन्यवादाः। इयं कक्षा अत्रैव विरमति। अहमपि आत्मानं धन्यं मन्ये यत् एतादृशः अवसरः कल्पितः। नाहं तथा वाग्मी न वा तथा विषयप्रवेशः, तथापि अत्र अनुमतिः दत्ता इति नूनं तदर्थम् आदवर्यं प्रकाशयामि। पुनः पुण्येन धन्यवादं दत्तवान्। एवं, वयं धन्याः। आप लोगों को लिंक अभी तुरंत, चूंकि आचार्य जी ने प्रश्न भेज दिए हैं और गूगल फॉर्म हमने तैयार कर लिया है और कक्षा समाप्त होते ही हम भेज देंगे। ये एक विषय ये अगर पीपीटी चाहिए तो मैं आपको भेज देता हूँ, आप इन लोगों के शेयर कर दीजिए।
बाद ठीक है, ये अभी नहीं, बिल्कुल, अभी नहीं, बिल्कुल। क्योंकि और बाद में 2 घंटे बाद में। हाँ जी, हाँ ठीक है। आप वो मुझे पीपीटी दे देंगे, हम जो हमारा ग्रुप है जिसमें ये सभी जुड़े हाँ हुए हैं। हाँ, आज के बाद ही दीजिए, क्योंकि जी, जी, प्रश्न शेयर पहले हो कर जाना चाहिए। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर। ठीक है, तो ये कक्षा यहीं पर विराम लेती है। सभी को धन्यवाद।